एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है न कोई और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। तेहरान से आई इस वायरल तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं सुलह, शांति, समझौते के लिए। नहीं, हंसना नहीं है इस बात पर। आपके मन में यह सवाल आ सकता है, चलिए शांति दूत बनने का नाटक भी करना था, तो क्या शहबाज सरकार इतनी लाचार है कि उसे अपने आर्मी चीफ को एक पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस पूरी जो सीज फायर है, शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मुलाकात, MPZ से मुलाकात की शहबाज शरीफ ने। खेल पर्दे के पीछे हो रहा है, और पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रंप की अपनी कोई टीम पहली बार तेहरान पहुंची, ईरान पहुंची, और इस टीम को कोई अमेरिकी लीड नहीं कर रहा। इस टीम को लीड कर रहे हैं ट्रंप के खास पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। कमाल के हैं, ट्रंप पोप से भिड़ सकते हैं, यूरोप को इंतजार करा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुनीर साहब पर उनका दिल बार बार आ ही जाता है। लगता है व्हाइट हाउस से ज्यादा ट्रंप का दिल अब इस्लामाबाद में लगने लगा है। अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि ये खबर देते हुए बेचारी के कहां कहां से धुएं निकल रहे होंगे। इन्होंने ऐसे ही जल जल कर कुड़ते सड़ते रहना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इनको ऐसे ही मौका देता रहेगा। NDTV पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम इखलाकी हदें पार कर गया। मजा ना आए तो पैसे वापस। जब पाकिस्तान का पैदाइशी दुश्मन भी आपके मुल्क की तारीफ करने लग जाए तो फिर समझे आपके मुल्क ने अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान ने सही पत्ते खेले, सही वक्त पर ईरान पर होने वाले हमले को गलत कहा। पाकिस्तान भारत मसले को साइड पर रखकर देखी तो पाकिस्तान की जंगबंदी की तारीफ करनी चाहिए। भारतीय सहाफी मेजर गोरिया को शर्म से डूब मरना चाहिए। इसके हम वतन ही अब इसकी हरकतों से तंग आकर इसकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं। ये मेजर गोरिया हर वक्त जहर उगलता रहता। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर है कि सारी दुनिया जो देख रही है वहाँ खड़ा होकर, टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया, शहर के वेस्ट टाइम में जिस समय खूब गहमा गहमी रहती है उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की,
हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री आरागची साहब से बात की। आरागची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि 12 रोजा जंग जब चल रही थी तब भी इस आदमी ने आरागची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा कह रहे हैं। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया गौरव आर्या को और जवाब दिया कि नरसंहार करने वाले, जेनोसाइड करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ जो भाईचारा बना रहे हो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। इजराइल अटैक करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं। इजराइल और भी अटैक्स को सही ठहराने के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनको गलत ठहराता है। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, ये बताइए घरों के ऊपर बम गिरा देना आतंकवाद नहीं है? और ये बताइए कि जिस आईएसआईएस को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा गया, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसी आईएसआईएस से जुड़े जोलानी को सीरिया पर बिठा दिया गया, सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया गया। तो आतंकवाद की क्या बात करते हैं? जिसको आप कल आतंकवादी कहते थे वो आपका दोस्त है। जो इनकी मुखालफत करे वो आतंकवादी। ये फलस्तीन पर कब्जा करते चले जाएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन का कोई रूल ना माने, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये अपने देश की बाउंड्रीज तक को ना बताएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, स्कूल पे बम गिरा दें, मस्जिद पे बम गिरा दें, हॉस्पिटल पे बम गिरा दें, लेकिन ये आतंकवादी नहीं। आतंकवादी कौन है? जो ये कहे कि हमारा मुल्क है, हमें इस जमीन पर रहने दो। जो अपने रहने की हक की बात करे वो आतंकवादी हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने ना हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित किया है और ना ही हमास को आतंकवादी घोषित किया है। ईरान के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं। ईरान की एम्बेसी यहां पर है और हमारी एम्बेसी ईरान में है। तो ऐसे लोग भारत सरकार की लाइन से भी उल्टे चलते हुए ईरान को ऐसे वक्त में दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस समय हमें उसकी जरूरत है। अगर सिर्फ जरूरत के लिहाज से भी देखें, छोड़ दे हजारों साल का रिश्ता, छोड़ दे हक की बात, अगर केवल जरूरत के हिसाब से भी देखें तो हमें ईरान की जरूरत है सस्ते तेल के लिए। हमें ईरान की जरूरत है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वो हमारे जहाजों को आने दे। और ऐसे में जब इस तरह के बयान जाते हैं तो ईरान की जनता और ईरान के प्रशासन के बीच में किस तरह की इमेज बनेगी वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए जहर फैलाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए जो इस तरह की बातें होती हैं, पहला फर्ज हिंदुस्तानियों का बनता है कि इसकी मजम्मत करें, इसकी मुखालफत करें और कहें कि इस तरह की घटिया बातें, जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर बम गिराने की बातें कतई नहीं होनी चाहिए। और मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं, अगर वहां कोई पत्रकार बैठा होता तो पलट के ऐसा सवाल पूछता कि इनका मुंह लाल हो जाता। लेकिन वहां पर जो एंकर बैठे हैं वो दिन रात क्या करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा उनके वीडियोस देखते होंगे, आप बेहतर तरीके से समझ सकते। क्या शहबाज सरकार इतनी लाचार है कि उसे अपने आर्मी चीफ को एक पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक नियम होता है, बातचीत टेबल पर होती है और मोर्चे पर होती है फौज। लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों ही परिभाषाएं बदली हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसिम मुनीर ही क्यों? पाकिस्तान के पास इशाक डार हैं, विदेश मंत्री शहबाज शरीफ हैं, प्रधानमंत्री पीपीपी के बिलावल भुट्टो को भी शामिल कर लीजिए जो खुद को कूटनीति का माहिर बताते हैं। कायदे से इन चेहरों को तेहरान में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल को फील्ड पर उतार दिया है। यह साबित करता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ एक कागजी लिफाफा है जिसके अंदर असली ताकत आज भी रावलपिंडी के बूट्स के नीचे दबी है। अब जरा आसिम मुनीर की जुबान से निकले वो शब्द सुनिए जो उनकी असलियत बताते हैं। पहलगाम और कश्मीर पर क्या कहा था? मुनीर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा था, हम अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा करना जानते हैं और ध्यान से सुनिए, अब जरूरत पड़ी तो हम युद्ध को भारत के इलाके में ले जाएंगे। ये वही मुनीर हैं जो अपनी हर स्पीच में भारत को अस्तित्व का खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताते आए हैं।
जिस शख्स ने कश्मीर में शांति भंग करने के लिए प्रॉक्सी वॉर को खाद पानी दिया, जिसके हाथ पहलगाम जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने वाले बयानों से रंगे हैं, वो आज ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने चला है। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जो एक तरफ आतंकियों को पनाह देता है? कहां रहता था उसामा बिन लादेन? एबटाबाद, पाकिस्तान। कौन था लादेन? अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने वाला, ट्विन टावर गिराने वाला मोस्ट वांटेड आतंकवादी। कहां मारा गया लादेन? अमेरिका ने घुसकर पाकिस्तान के भीतर एबटाबाद में मारा और लाश तक समंदर में बहा दी। और आज वही पाकिस्तान पीस टॉक्स के लिए आसिम मुनीर के चेहरे पर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच पोस्टमैन है। आसिम मुनीर का ये दौरा कूटनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो दोगुली सूरत है जो कर्ज के लिए अमेरिका को और सुरक्षा के लिए ईरान को खुश रखना चाहता है। लेकिन दुनिया जानती है, जो शख्स अपने पड़ोस में आग लगाता हो वो दूर के देशों की आग बुझाने का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता। सुपर पावर अमेरिका के ऑर्डर पर मुनीर तेहरान में सीज फायर की फाइल तैयार कर रहा है। क्या ट्रंप का सीक्रेट मैसेज लेकर शहबाज का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचा? सीज फायर के लिए पाकिस्तान अपने जूते क्यों घिस रहा है? मुनीर का ऑपरेशन मैसेंजर डिकोड हो गया। ईरान की तपिश भरी सरजमी और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की धमक। तेहरान में मुनीर का प्लेन लैंड हुआ। हाथ हिलाते मुनीर बाहर निकला। सबकी नजरें उनकी वर्दी पर टिक गई। मुनीर सीढ़ियां उतरे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रिसीव करने आए थे, जैसे मुनीर ही पाकिस्तान के सर्वे सर्वा हो। ये वही वर्दी है जो मुनीर ने तब पहनी थी जब ईरान डेलीगेशन का इस्लामाबाद में इस्तकबाल किया गया था। कूटनीति के गलियारों में वर्दी सिर्फ लिबास नहीं, एक कड़ा संदेश होती है। चर्चा है कि तेहरान पहुंचे मुनीर के पास सिर्फ अपनी फौज की फाइलें नहीं हैं, बल्कि वॉशिंगटन से आया एक सीक्रेट लिफाफा भी है। तो क्या ट्रंप का संदेश लेकर मुनीर तेहरान में सीज फायर की जमीन तैयार कर रहे हैं? फील्ड मार्शल